बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायती राज में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तर नहीं? देखिए, बलवंत राय मेहता समिति जिसका गठन 1957 में हुआ है, 57 में हुआ, इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। इसने क्या कहा है? पंचायती राज व्यवस्था क्या होना चाहिए? त्रिस्तरीय, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर हाँ, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हाँ, जिला स्तर पर जिला परिषद या जिला पंचायत हाँ, न्याय पंचायत नहीं। न्याय पंचायत की अनुशंसा नहीं किया था। आंसर हो जाएगा डी। ये तो आराम से मार देते आप। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया? नहीं। देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है अक्टूबर 1934 में हुआ है। ऐसे बिहार में, सुनिए एक मिनट, बिहार में अप्रैल मई, बिहार के पटना में जो है अंजुमन इस्लामिया हॉल में अप्रैल 1934 में कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारधारा से जुड़े नेताओं की बैठक हुई और पटना में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन अप्रैल 1934 में और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन अक्टूबर 1934 में मुंबई में हुआ था। अक्टूबर 1934 में मुंबई में हुआ था, तो जनवरी में तो नहीं हुआ है। ठीक है, गलत है। समाजवाद से सहानुभूति होने के कारण औपचारिक रूप से जवाहरलाल नेहरू इस दल में शामिल हुए नहीं। समाजवाद की विचारधारा का समर्थन करते थे, शामिल नहीं हुए थे। विचारधारा का समर्थन करते थे, शामिल नहीं हुए थे। ना तो एक ना ही दो। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। लिन लिथगो का अगस्त प्रस्ताव, ये अगस्त 1940 में आया है। देखिए हुआ क्या था जानते हैं? 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, तो भारत और कांग्रेस ने स्पष्ट तौर पर घोषणा किया कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत और कांग्रेस ब्रिटेन का साथ देने वाला नहीं है। तो ब्रिटेन की सरकार भारतीयों का साथ लेने के लिए उस समय के वायसराय लिन लिथगो को कहा कि भारतीयों को कोई लॉलीपॉप दिखा दीजिए, भारतीय जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाए। तो भारतीयों को लुभाने के लिए अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 में उस समय के वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो ने दिया, लेकिन कांग्रेस भी बड़ी परिपक्व हो चुका था। वो कह दिया ये लॉलीपॉप है, हम नहीं मानने वाले हैं इस सब चीज से, अब चाहिए आजादी, उससे कम हमें कुछ भी नहीं चाहिए। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, वही बात है। जानते हैं जब अगस्त प्रस्ताव को नहीं माना भारतीय और कहा ना ये सबसे हम नहीं मानने वाले हैं, तो फिर से भारतीयों का साथ द्वितीय विश्व युद्ध में लेने के लिए ही मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन योजना को भारत भेजा। लेकिन क्रिप्स मिशन योजना जो कि मार्च 1942 में भारत आया है, क्रिप्स मिशन योजना से भारतीयों को बहुत आशा था और भारतीयों को लगता है अब इसमें तो आजादी देने की घोषणा हो जाएगी। लेकिन एगो कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, वही हो गया। मतलब क्रिप्स मिशन योजना से भारतीयों को बहुत आशा था, लेकिन उसमें ऐसा कुछ था नहीं कि वो आशा में ही बनी रहे, बल्कि आशा निराशा में तब्दील हो गई। और क्रिप्स मिशन योजना के बाद ही महात्मा गांधी कहा भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। समझ गए? रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 1940 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन रामगढ़ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया। कांग्रेस मंत्रियों का त्यागपत्र 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने तब त्यागपत्र दिया जब बिना कांग्रेस के सलाह मशवरा के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया गया था।
क्या होगा? 4-3 आंसर बी। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें तो हम एक के वो जानते हैं, हम सिर्फ 4 नंबर तो जानते हैं, हम सही बता रहे हैं, लेकिन 4 नंबर पे नहीं बनेगा, एक और जानना पड़ेगा, समझे। ऐसे हम इतिहास पढ़ाते हैं, इतिहास के पहला क्लास में ये बात हम लिखाते हैं। मेरे यहाँ जो इतिहास पढ़ा है उसको, यानी अगर प्राचीन भारतीय इतिहास से शुरू किया तब, तो पहला क्लास में ही हम लिखाते हैं, समझ गए। फाउंडेशन पे लग जाकर के पूछेगा ना, उसकी कॉपी में देखिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। इसमें हम भी एक को जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आंसर बता देते हैं, रटना पड़ेगा। और हम तो पिछले दिन बोले हैं कि साहित्य बड़ी महत्वपूर्ण नहीं बोले हैं, तो हिंदी पॉलिटी केपी जायसवाल का रचना, केपी जायसवाल। द वंडर डेट वाज इंडिया, ए.एल. बासम की रचना। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये जो है डी.डी. कोसाम्बी की रचना है। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विंसेंट आर्थर स्मिथ की रचना है। और जानते हैं प्राचीन इतिहास, गौर फरमाइएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास को पहली बार क्रमवार तरीका से इसी पुस्तक में लिखा गया है, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और यह पुस्तक संभवतः 1904 में प्रकाशित हुआ है, और इसकी रचना किया है विंसेंट आर्थर स्मिथ ने, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। क्या होगा आंसर? सी। कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है? 73वां और 74वां। 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और 74वां के तहत नगर पालिका और स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत तो पंचायती राज और नगर पालिका ही आता है, स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत पंचायती राज और नगर पालिका ही आता है, समझ गए। तो इसका आंसर हो जाएगा 73वां और 74वां। एक बात बताइए आप लोग, 73वां संविधान संशोधन आया 1992 में, लागू 1993 में हुआ है। 74वां भी आया 1992 में, लागू 1993 में हुआ है। लेकिन 73वां और 74वां संविधान संशोधन जब लागू हुआ था, तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव एज ए प्राइम मिनिस्टर 1991 से 1996, 1991 से 1996, और उसी बीच में 93 है। और 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा अनुसूची जोड़ा गया? 11वीं, और 74वां के तहत 12वीं, समझ गए। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, बढ़ते क्रम में। इसमें सबसे पहले फाहियान आया। फाहियान जानते हैं? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। मतलब आप मान के चलिए ना, ये जो है 400 ईस्वी, 400 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी, मतलब 400 ईस्वी के आसपास जो है ये भारत में था फाहियान। और फाहियान चीनी बौद्ध यात्री था। फाहियान दो शब्द फा प्लस यान से मिलकर बना है, जिसमें फा का मतलब धर्म और यान का मतलब आचार्य, यानी धर्माचारी। फाहियान का शाब्दिक अर्थ होता है धर्माचारी। और ये जो है गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था, 400 ईस्वी के आसपास, यानी 4। इसके बाद वेनसोंग हर्षवर्धन के समय आया था 630 से 644। इसके बाद इति सिंह 7वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में, मतलब 672-73। और अलबरूनी महमूद गजनबी के साथ आया था, महमूद गजनबी के साथ 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी, समझ गए। और अलबरूनी को उनकी रचना किताबुल हिंद को लेकर के हम लोग याद करते हैं। बताइए क्या होगा उत्तर?
4 3 1 2। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इसी वजह से जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, किनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर। 11 नवंबर। और इसका जन्म भारत में हुआ है जी? नहीं, सऊदी अरब में हुआ है। सऊदी अरब में हुआ है। और इसका जन्म जो है 1888 में 1888 में हुआ है। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष है, लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष के पद पर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में गृह विभाग और सूचना प्रसारण विभाग मिला था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थे, लेकिन ये देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति बने हैं। आचार्य नरेंद्र देव ये भी स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में नहीं थे, समाजवादी विचारधारा से उत्पोत थे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना इन्होंने ही किया था और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव ही बने थे। अब 31 नंबर तक जो है यूपीपीसीएस था। अब आगे बिहार सिविल कोर्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी दोनों सीटिंग में जो है दोनों का क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, मतलब ये तो ठीक है यूपीपीसीएस, मतलब 31 को क्वेश्चन जो आप देखे यूपीपीसीएस का, आप डेली टेस्ट जो देते हैं उसमें क्या लगता है क्वेश्चन, मतलब उस 31 क्वेश्चन को अभी तुरंत आप देखे हैं, मतलब डेली टेस्ट में जो हम क्वेश्चन देते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का, वो है ना ठीक? ना है ठीक? ठीक है, समझे? वर्ष 1866 में, वर्ष 1866 में दादा भाई नेरोजी द्वारा लंदन में कौन से संघ या संस्था की स्थापना की गई? देखिए ध्यान दीजिएगा, दादा भाई नेरोजी जानते हैं अपने जीवन का एक लंबा समय लंदन में गुजारे थे। और ऐसा नहीं था कि उसमें उनका अपना स्वार्थ था, नहीं, बल्कि वे लंदन में रहकर भारतीयों की आवाज को बुलंद करते थे। ब्रिटेन की संसद तक भारतीयों की आवाज को पहुंचाते थे। और दादा भाई नेरोजी के द्वारा लंदन में 1866 ईस्वी में द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई। और यह संगठन लंदन में 1866 में दादा भाई नेरोजी के द्वारा स्थापित किया गया। लेकिन इस संगठन की शाखाएं भारत में भी खोली गई। और इस संगठन की पहली शाखा भारत में 1869 में, इस संगठन की पहली शाखा भारत में 1869 में मुंबई में खोली गई। और फिर इस संगठन की और भी कई सारी शाखाएं भारत के अलग अलग शहरों में खोली गई। और यह राजनीतिक संगठन था, राजनीतिक मांग किया करता था। आगे द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जमींदारों को उसका हक और अधिकार दिलाने को लेकर के 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन के द्वारा ये भी बात बताए हुए हैं, बाबू अगर तुमसे नहीं बन रहा है तो तुम एकदम निर्लज है, पतित है। उसके आगे भी आता है हमको दुगो और, लेकिन बोलेंगे ना। 1843 जॉर्ज थॉमसन, द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक है, द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई 1851 में। ये क्या है? राधाकांत देव। ये भी जमींदारों को ही उसका हक और अधिकार दिलाने को लेकर के स्थापित हुआ था।
और फिर द मद्रास नेटिव एसोसिएशन ही हुआ था स्थापित 1852 में, गजुलू चेट्टी के द्वारा स्थापित किया गया था। गजुलू चेट्टी, गजुलू चेट्टी, गजुलू चेट्टी। सब हो गया, याद रखिए हो हीरो सब। आगे बढ़े ना। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है एंटोनियो गुटेरस, पुर्तगाल के हैं ना हो। 2017 से लेकर अभी तक बने हुए हैं, लगातार 2 कार्यकाल, समझ गए। और ये जो महासचिव होते हैं, महासचिव होते ही नमा महासचिव है, इससे पहले 8 गो और बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिगबेली जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं, और वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस है, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ठीक है। जेलेपला दर्रा कहां अवस्थित है? सिक्किम हिमालय में। नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम में है। कौन सा एक भारत का परबाल द्वीप समूह है? परबाल, परबाल क्या है जानते हैं? जीव है। उस जीव के मरने से उसका जो अस्थि पंजर जमा होता है, उससे जो द्वीप का निर्माण होता है, उसी को परबाल द्वीप कहते हैं। भारत में तो 2 गो द्वीप समूह ये है, एगो बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह। इसमें जो लक्षद्वीप समूह है वह परबाल द्वीप है। जो लक्षद्वीप समूह है वह आपको परबाल द्वीप है, और उसमें द्वीपों की संख्या 36 है। बेरंतो ज्वालामुखी द्वीप है, भारत का एक मात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप बेरन है। अंडमान निकोबार भी द्वीप समूह है। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार या मूल अधिकार नहीं है? 6 गो मौलिक अधिकार है ना हो। समता या समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, 3 गो ही हो गया। चौथा हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, 25 से 28, और 5वां हो गया शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार की चर्चा है 29 और 30। और फिर अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 32। तो इसमें कौन मौलिक अधिकार नहीं है? सी, नागरिकता का अधिकार। तो एगो देखिए, जानते हैं आज दोनों एग्जाम का क्वेश्चन देने का जो पर्पस था वो अब बता रहे हैं, इस क्वेश्चन पे बता रहे हैं। देखिए थोड़ा गौर कीजिएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा ना, तो एक चीज आपको अभी में ऐसे हैं जहां से हर एग्जाम में प्रश्न आता है। इस क्वेश्चन को जो है ना, आप आज घर जाकर के अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा। 1 से 31 तक यूपीपीसीएस का है, और 32 से 50 तक सिविल कोर्ट का है। पॉलिटी में एक मौलिक अधिकार चैप्टर है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जो ना पूछेगा। हाल फिलहाल में दोनों एग्जाम हुआ है, और भी कुछ चैप्टर आपको नजर आएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तीनों मिला करके। तो मतलब हम आपको ये बात बोलना चाह रहे हैं कि आज आप घर जाइएगा ना, तो जाइएगा, खाना पीना बना लीजिएगा, खा लीजिएगा, और इसका रिवीजन करते हैं कि नहीं करते हैं? आप रिवीजन कीजिएगा, और रिवीजन करते हुए जो है 1 से 31 नंबर क्वेश्चन तो एक साइड रखिएगा, 32 से 50 तो एक साइड रखिएगा। दोनों में जो कॉमन चैप्टर आएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तीनों में से कोई भी, उस चैप्टर को आप जरूर स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, और आगामी हर एग्जाम में वहां से प्रश्न आएगा। आप इतना विश्वास मानिए, समझ गए? देखिए ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में भी था, इसमें भी आ गया है, यानी इसी से रिलेटेड था। आधारभूत संरचना सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले के दौरान निरूपित किया गया है? केशवानंद भारती मामला 1973। सुनिए यहां पर, केशवानंद भारती वाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 24 अप्रैल 1973 को आया है, और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया है।
और यह सिद्धांत देते हुए यह कहा है कि वैसे प्रावधान जो संविधान के आधारभूत ढांचा के अंतर्गत आते हैं उसमें संसद भी संशोधन नहीं कर सकता है। जैसे संविधान सर्वोच्च होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, विधि के समक्ष समानता हो गया, पंथ निरपेक्षता हो गया, संसदीय शासन प्रणाली हो गया, शक्ति का पृथक्करण हो गया, ये सब संविधान के आधारभूत ढांचा के अंतर्गत आते हैं। इसमें संसद भी संशोधन नहीं कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ बनाम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया 1973 में। समझ गए? आंसर सी। भारत के संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था एमके गांधी, महात्मा गांधी। आप सब लोग जानते हैं प्रारूप समिति संविधान निर्माण करने वाली समितियों में। देखिए, संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया है, लेकिन संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कई समितियों के माध्यम से किया है। उन समितियों में एक महत्वपूर्ण समिति है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ है। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य? 7। बी आर अंबेडकर, के एम मुंशी, कृष्ण स्वामी अय्यर। इसके अलावे गोपाल स्वामी आयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, टीटी कृष्णामाचारी, एन माधवराव, यही 7 गो था। बी आर अंबेडकर 1, के एम मुंशी 2, कृष्ण स्वामी अय्यर 3, आयंगर 4, सादुल्ला 5, टीटी कृष्णामाचारी 6, एन माधवराव 7। समझ गए? इसमें एन माधवराव बीएल मित्रा के स्थान पर आया था, टीटी कृष्णामाचारी डीपी खेतान के स्थान पर आया था। तो एमके गांधी जो है प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी। कौन सा एक आसियान का सदस्य देश नहीं है? देखिए, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यह अस्तित्व में आया है 1967 में। इसका मुख्यालय कहां है? जकार्ता में। और इसमें जो 10 गो सदस्य राष्ट्र है, अगर आप मानचित्र पर आइएगा, म्यांमार, सुन रहे हैं? म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, बुर्नेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ये तमाम ऐसे देश हैं जो आसियान के सदस्य राष्ट्र हैं। लेकिन ताइवान की अगर हम लोग बात करें तो ताइवान आसियान के सदस्य राष्ट्र नहीं। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक था हेनरी विवियन डेरेजियो। हेनरी विवियन डेरेजियो के द्वारा 1826 ईस्वी में यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की गई। भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज का गठन किनके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया? देखिए, आजाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 ईस्वी में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था। भारत में जो ब्रिटिशों का शासन था उसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था। लेकिन 1943 में आजाद हिंद फौज का कमान सुभाष चंद्र बोस ने संभाला और सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के मदद से ही धीरे धीरे भारत की ओर अग्रसर हो रहा था। धीरे धीरे भारत की ओर अग्रसर हो रहा था और सुभाष चंद्र बोस जो धीरे धीरे भारत की ओर अग्रसर हो रहा था उसे मदद जापान की सरकार कर रहा था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जब जापान पर परमाणु बम गिराया तो जापान निस्सहाय हो गया और फिर वो सहायता करने की स्थिति में नहीं था। और फिर आजाद हिंद फौज के सैनिकों का हाल बहुत बुरा हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध में ऐसे भी ब्रिटेन की जीत हुई और फिर आजाद हिंद फौज के सैनिकों को अरेस्ट करके दिल्ली के लाल किला में 1945 में मुकदमा चलाया गया, जिस इतिहास में लाल किला मुकदमा कहते हैं। तो भारत में ब्रिटिश के विरुद्ध राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्षा कौन है? श्रीमती विजया किशोर रहाटकर। श्रीमती विजया किशोर रहाटकर। और ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसका गठन 1992 में हुआ है। इसकी प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक और वर्तमान में विजया किशोर रहाटकर। इससे पहले रेखा शर्मा थी, लेकिन अब जो है विजया किशोर रहाटकर हो गई है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। इससे लाभान्वित होता आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।
किस राज्य में सबसे अधिक लंबी तटरेखा है? गुजरात। भारत के 9 राज्य है जो समुद्री सीमा बनाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। यहां पर देखिए ना, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात, लगभग 1600 किलोमीटर। सबसे छोटी गोवा, लगभग 101 किलोमीटर। गुजरात आंसर होगा। भारत के संविधान के 2 उपबंध जो सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को व्यक्त करता है, अनुच्छेद 32 और 226। संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर भी निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की बैठकों में उपस्थित हो सकता है? भारत के महान्यायवादी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 88 भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बैठने और बोलने का अधिकार देता है, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं देता है। ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये संसद में जाकर के बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं। समझ गए? और ये संसद में ही नहीं बल्कि संसदीय समिति की बैठक में भी जाकर बैठ सकते हैं और बोल सकते हैं। कौन सी भारत के संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है? यानी संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में कौन नहीं आता है? संघवाद। संघवाद। अच्छा, फेडरल सिस्टम। संघवाद वाली बात भारत में ना है। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, डी होगा, डी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? जनसंख्या घनत्व समझते हैं नो? प्रति वर्ग किलोमीटर लोगों की जो संख्या होती है वही जनसंख्या घनत्व है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति। 82 ना कि 383? 82 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, 1106 व्यक्ति प्रति। कौन सा एक वर्ष 2023-24 में भारत के कुल एफडीआई में सर्वाधिक योगदानकर्ता देश था? सिंगापुर। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई सबसे ज्यादा सिंगापुर से आता है। चलिए, धन्यवाद सभी लोगों को। लड़का लोग इधर से निकल जाइए, लड़की लोग इधर से निकलिए। लड़की का है? किसी का कॉपी है जी? ए बाबू लोग, निधि सिंह, एस सिन्हा कॉलेज। ए लड़की, ये कॉपी रखिए। तो ये हमको लगता है बिहार एसआई बैच में किसी लड़की का है। लीजिए तो, ये कल आप आइएगा, ठीक है? हाँ, इन्हें लेके चल जाइएगा कॉपी। चलिए निकलिए फटाफट।